किया जा रहा देखिए, ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे हैं? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के इस तरीके की हरकतें करता था। इसके पीछे निश्चित तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का हाथ है, वरना आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप उन्हें गिरफ्तार करते, पता चल जाता कौन लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये काम करती है। वो ऐसे कामों के अंदर एक्सपर्ट हैं। दिल्ली के अंदर कुछ भी गैर कानूनी होगा उसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दिल्ली सीधा उनके अंडर में है। सर, कैसे देखते हैं आप सुरेश कलमाडी जो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, हमारे बीच आज वो नहीं रहे। एक लंबी बीमारी के बाद पुणे में उनका निधन हो गया। हालांकि कलमाडी जी का जो पॉलिटिकल सफ़र रहा अंत में वो कॉमनवेल्थ गेम्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें उनके ऊपर लगी उनसे रहा, लेकिन एक बड़े स्टालवर्ट नेता वो महाराष्ट्र के रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सुरेश कलमाडी जी नहीं रहे, ये खबर अभी अभी आपने दी है, बहुत तकलीफ़ की खबर है। सुरेश कलमाडी जी से, उनके परिवार से मेरा ज़ाती रिश्ता रहा है। सुरेश कलमाडी निश्चित तौर से कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। उन्होंने जब तक वो एक्टिव रहे कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं साबित हुई। मेरी उनके परिवार के साथ तमाम तर सहानुभूति है। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है? एक ग्रोसरी शॉप के मालिक को जो है वो मार दिया गया, नाम उसका मनी चक्रवर्ती है, अटैक किया गया और उसको मार दिया गया। एक और इंसिडेंट के अंदर जहां पर एक 45 साल का फैक्ट्री मालिक जो कि एक एक्टिंग एडिटर भी था एक न्यूज़पेपर का, उसको सर में गोली मारी गई जो है एक, और उसके बाद गला भी उसका काटा गया। जो है किस तरीके से इन घटनाओं को देखने देखिए, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। ये तो हैवानियत है। आप किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? बांग्लादेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन साथ साथ भारत सरकार क्या कर रही है? अभी खालिदा जिया के लास्ट राइट्स पे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो वो तो पाकिस्तान के स्पीकर से मिलने खुद चले गए और खुद जाके हाथ मिलाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और ये भी कहा कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, आपको पहचानता हूं। पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है। क्या यही हमारी इज्जत है? और आज तक ये नहीं पता कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की है। दूसरी तरफ आपने बेगम हसीना को अपने आप पनाह दे रखी है। फैसला तो आपको करना पड़ेगा कि बेगम हसीना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बांग्लादेश और वहाँ की जनता आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चीन के बाद पाकिस्तान, और अब आप एक नया दुश्मन पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश का। ये हमारी विदेश नीति की नाकामयाबी है। तो विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो कल कांग्रेस अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि जो वेनेजुएला में हो रहा है वो विश्व के लिए ठीक नहीं है। एक तरीके से लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा, और खासकर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो देश पूरे विश्व के लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक वक्त में हिटलर और मुसोलिनी किया करते थे।
उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट रोल जो है वो भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता का उन्होंने निभाया। इस बात का दावा 70 बार कर चुके हैं ट्रंप। जो है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ये ठीक नहीं है। और नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, जियो और जीने दो, उस तरह की पॉलिसी को आज अपनाना चाहिए। और जिस तरीके से ऑडियो सामने आया उनका, ट्रंप का, उसमें वो रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट को लेकर जो उन्होंने बात कही कि मोदी जी बड़े अच्छे, इज़ अ गुड गाय, और इसीलिए उनको पता था कि हम लोग टैरिफ बढ़ा देंगे, इसलिए उन्होंने पीछे कर लिए कदम। तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मोदी जी इस बात के लिए उनके सामने झुक रहे हैं। इससे पूरा देश जो है वो नुकसान में जाता है। उसको एक जो है एक हार्मफुल स्टैंड है। उन्हें अपनी प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड लेना चाहिए। देश ने चुना था उनको कि देश के लिए स्टैंड लें। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था। न सिर्फ ये कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हथकड़ी पहना के आप अपने मुल्क के अंदर मुकदमा चला रहे हैं, आप दावा भी कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल का फैसला आप करेंगे, वेनेजुएला को वहाँ की सरकार भी आप चलाएंगे और दुनिया के दूसरे मुल्कों को धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत जैसा बड़ा मुल्क जो 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, जहां हमारे पास ताकतवर फौज मौजूद है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, और हमारे बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मैं नाखुश हूं और उनकी जिम्मेदारी है कि मुझको खुश करें। डूब मरने की बात है। क्यों प्रधानमंत्री खामोश हैं? प्रधानमंत्री क्यों डरे हुए हैं? क्या उन्हें खौफ है कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ वही हमारे साथ होगा? पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है इस मामले के अंदर, अगर वो बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करते हैं। देश कभी भी डरपोक प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, जो डबल बेंच है, जस्टिस जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन मद्रास हाईकोर्ट की, जो मदुरई बेंच का जो फैसला था जस्टिस GR स्वामीनाथन का, जो दीपोत्थान करने का तिरुपरनकुंदरम टेम्पल में, उसको अपहोल्ड किया है, उसको उन्होंने जायज़ उसको कायम रखा है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये भी दी कि सरकार ने जो दलील दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, ख़राब हो सकती है, उसको उन्होंने कहा कि ऐसा जो है वो नहीं किया जा सकता। एक राइट है लोगों का, वहाँ पर उनको दिया जाए। लोगों का नंबर लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी आर्कोलॉजी ASI के अंडर में जगह आती है, वो उसके साथ कंसल्ट करके, लेकिन दीप जलाने से मना नहीं किया जा सकता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का कोई भी फैसला हो, जुडिशरी का कोई भी फैसला हो, उसका सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन आज के नए हालात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारी जुडिशरी पे सवाल उठने शुरू हो गए। जुडिशरी को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसकी जो इज़्ज़त एहतराम है वो बाकी रहना चाहिए। भारत के अंदर भी बहुत सारे मामलात के अंदर जुडिशरी पे सवाल उठ रहे हैं। ये जिम्मेदारी जुडिशरी की है कि वो सरकार के दबाव के अंदर कोई फैसला ना करे। सरकार जिस तरीके से अपनी पसंद के फैसले कराती रही है और जजेस को राज्यसभा का मेंबर और गवर्नर और बड़े बड़े ओहदे रिटायरमेंट के बाद देती रही है, उससे जुडिशरी की इज्जत में कमी आती है। सर, आज भी महत्वपूर्ण सवाल आपसे महाराष्ट्र की राजनीति से पूछना चाहूँगा। कोलाबा असेंबली पड़ती है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को दावा किया है कि जो बीजेपी जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं वो कोलाबा से विधायक हैं। वहाँ 3 वार्ड पड़ते हैं, म्यूनसिपल वार्ड। तीनों वार्ड में उनके रिश्तेदारों को टिकट दी गई, और चुनाव के बाद में जो लोग भरना चाहते थे अपना पर्चा और दूसरी पार्टियों से, उन्हें धमकाया गया। तो रद्द होना चाहिए चुनाव। अगर चुनाव रद्द नहीं होता है तो डेमोक्रेसी एक तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं एक पुणे की सभा में जो है देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं अपने विरोधियों को पानी पिलाने के लिए आया हूँ। देखिए,
पृथ्वीराज जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पृथ्वीराज जी की गलतफहमी को दूर कर दूं कि देश के अंदर अब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। देश के अंदर तानाशाही है, और जो काम महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। फडणवीस का ये बयान कि मैं पानी पिलाने आया हूँ, वो वही बयान है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं गर्मी निकालने आया हूँ, मैं ज़मीन के अंदर घुसा दूंगा। क्या कभी इस तरीके के मुख्यमंत्री बने थे कि जो इस तरीके के असंवैधानिक बयानात दें? क्या आप अदालत हैं कि फैसले भी आप करेंगे? अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। हरकतें भी आप करेंगे, गवाही भी आपकी होगी और फैसला भी आप ही करेंगे। आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है।